ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने कल आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बताया था। सो आज हम इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इन मैन वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ये पता ही आप लोगों को, मैं अभी कल आप लोगों को बताया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इन मैन वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, अब इसकी साइज इंपॉर्टेंस रखती है। टेस्टिस की साइज क्या होती है? तो क्या साइज होती है? 4-5 सेंटीमीटर टू 2-3 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी साइज होती है, वेट एंड लेंथ। अंडरस्टूड? यानी कि जो लेंथ होता है 4-5 सेंटीमीटर एंड वेट 2-3 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम कि टेस्टिस लोकेट कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है टेस्टिस? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटल सैक। ठीक है, यानी कि आपका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है और ये हैंड डाउन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू ये डिसेंड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो हम कह लेंगे कि इंजीनियल कैनाल के थ्रू। ठीक है, उसको हेल्प करता है डिसेंड होने में इंजीनियल कैनाल। बोन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटल सैक। इसलिए है कि फीलिंग को साफ समुद्र हो गया इनटू द स्क्रोटल ओके, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियल कैनाल। विद द हेल्प ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ नोट कर लीजिए आप लोग। विद द हेल्प ऑफ इंजीनियल कैनाल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियल कैनाल। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वाई द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक is less than 2 to 2.5 degree Celsius as compared to the body temperature? Because of spermiogenesis। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ऐसा होता है। अगर उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा तो आपके स्पर्म बनेगा ही नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ये नेसेसरी है कि स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 3 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं कम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम आपके एनसीईआरटी में जो है वो लिखा है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है सभी लोग बताएंगे। ठीक है, और उसमें से आप 3 डिग्री सेल्सियस लेस कर देंगे। ठीक है, तो स्क्रोटल सैक का कितना टेम्परेचर होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। समझ में आई बात? ठीक है, जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस में से
ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस में 3 डिग्री सेल्सियस लेस कर दो, ठीक है, तो कितना 35 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस इसका स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर कितना होगा, तो घटा देंगे उसमें से 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस लेस कर दो, माइनस कर दो, स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर उतना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आते हैं, थोड़ा सा टर्न करके पूछेगा तो। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो पॉइंट लिखेंगे लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ इस पैरा में कि एम्ब्रियोनिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल तो नहीं आते हैं, जैसे नीट का लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो नीट में तो सारा सिलेबस एनसीईआरटी होता है। जब यूपी सीपीएमटी वगैरह होता था तो उस वक्त बाहर से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बट अब आपके बोर्ड में भी और नीट वाला जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें सब में एनसीईआरटी से पूछता है, कुछ भी बाहर से पूछेगा। यूपी सीपीएमटी वगैरह होता था तो ये सब पूछता था, इंजीनियर कहना, ठीक है, और वो टॉर्पिडिज्म, ठीक है, थोड़ा सा बाहर से पूछता था आर्ट के सिलेबस से, थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस यूपी सीपीएमटी। तो बट अभी नीट होने लगा तो सारा सिलेबस एनसीईआरटी से ही होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, फिर भी नॉलेज जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए। During embryonic stage, during embryonic stage, यानी कि जब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो इनसाइड द मदर होता है, ठीक है, फीटस फॉर्म में होता है, तो उस वक्त एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका जो उस न्यूबॉर्न बेबी का टेस्टिस होता है वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, और आप लोग को एक चीज और पता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी इनसाइड द मदर बॉडी होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो उसके लंग्स है ना वो भी एक्सपेंड नहीं किए होते हैं, समझे। तो जैसे वो पार्चुरेशन होता है, ठीक है, तो डॉक्टर उसको ऐसे उल्टा लटकाता है ना, ऐसे ठोकता है, तब के उसके लंग्स तुरंत क्या होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सांसें तब वो रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी सांसें चलना स्टार्ट होती है। वहां पे इनसाइड द मदर बॉडी क्या होता है कि वो तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सारे ऑक्सीजन, CO2 और सारे न्यूट्रिएंट्स वो सब मिलते रहते हैं ना, तो वहां पे कोई जरूरत होती नहीं, ऑक्सीजन सब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है। ठीक है, बट जैसे ही आउटर एनवायरनमेंट में आता है न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन, आउटर एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है और उसका लंग्स तब जाके कहीं एक्सपेंड करता है। तो आप लोग देखते हैं कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें रोते नहीं है, ठीक है, तो क्यों नहीं रोते हैं, क्योंकि उनके लंग्स जो है ना वो एक्सपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको डॉक्टर क्या करता है, ऐसे उल्टा पकड़ के ऐसे थपकी देगा, या फिर कह लो कि उनमें ऑक्सीजन लगाया जाता है, ठीक है, वेंटिलेटर पे उनको लिटाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस रिमेन्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द remain inside the abdominal cavity. ठीक है, and they descend into the scrotum at the time of birth. मैंने बोला कि जैसे लंग्स भी एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सपेंड करते हैं, वैसे टेस्टिस भी कब डिसेंड आता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कब आता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, टेस्टिस
descends outside of the abdominal cavity. Outside of the abdominal cavity. ठीक है, समझ में आया? ठीक है भाई, किसी में नहीं आ पाता, स्क्रॉटल सैक में डिसेंड नहीं हो पाता, तो फैलर उसी को क्रिप्टोऑर्बिडिजम्स कहते हैं। तो किसी में वो क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस और क्रिप्टोऑर्बिडिज्म। ओके, अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा, ठीक है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर्स इन, अब टेस्टिस का ये आउटर स्ट्रक्चर्स हो गया है, ठीक है। अब हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोग क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन टेस्टिस, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपसे कि 5 बार आएगा, ठीक है। और बोर्ड में तो छोड़ो 5 बार आए हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार ही आते हैं। 2 to 3 हाईली क्वाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं जी? हैं? सभी लोग बताएं कमेंट करके, ठीक है। और बाकी जो है वो कल बताएंगे, और आज का लेक्चर आप लोग देखिएगा। थैंक यू।